पतंगबाजी और पलाव वाला पतीला हमारी नस्ल के तकरीबन हर फर्द के बचपन में दो चीज़ें मुश्तरक थीं। गर्मियों की छुट्टियां और तपती दोपहर में छतों पर पतंगबाजी। हर महल्ले में चंद ऐसे लोग ज़रूर होते थे जो खुद को पतंगबाजी का सुल्तान समझते थे, और बच्चे उन्हें ऐसे इज्जत देते जैसे आज लोग यूट्यूबर को देते हैं। ऐसी ही एक यादगार दास्तान मेरे पतंगबाज पार्टनर डॉक्टर राना हमीद साहब से मंसूब है। मौसूफ रिश्ते में मेरे वालिद के सगे मामोजाद बिजली महल्ला की एक ही गली में हमारे घर और उम्र में मुझसे चंद साल बड़े होने के बायस सीनियर पार्टनर भी थे। मेरी जिम्मेदारी बड़ी अहम नौइयत की होती थी। घर से मिलने वाले जेब खर्च में से पैसे बचाना, फिर हमीद के हमरा गोजरावाला रोड पर वाक़े पान शॉप वाली दुकान से सामान खरीदना। चेहरे पर ऐसा रौब होता जैसे हज़ारों का सौदा कर रहे हों। हमीद साहब के ज़िम्मे ज़्यादा तकनीकी काम होते थे। पानी गर्म करके मांझा तैयार करना, शीशा पीसना, लेई बनाना और डोर को ऐसे महारत से तैयार करना कि मुखालिफ की पतंग देखते ही कांप उठे। वो मांझा बनाते वक्त इतनी संजीदगी इख्तियार करते कि मुझे कई बार शक गुजरता कि शायद मुस्तकबिल में डॉक्टर नहीं बल्कि कोई साइंसदान बनेंगे। कभी कभी तो उनके चेहरे के तासुरात ऐसे होते जैसे एटम बम की तैयारी जारी हो। फिर वो तारीखी लम्हा आता जब हम छत पर मोर्चा संभालते। मोहल्ले के बच्चे, छतों पर फूफियाँ और खालाएं और आस पास के तमाशाई सब आसमान की तरफ नजरें जमाए होते। हमीद साहब पतंग में तलाव डालकर बड़े फातिहाना अंदाज में मुझे हुक्म देते, ओए पतंग पकड़, ज़रा दूर जाके हवा में छोड़। मैं भी उस ज़माने में खुद को बैनुल अक़वामी पतंगबाज टीम का जूनियर खिलाड़ी समझता था। पतंग हाथ में पकड़कर पूरी संजीदगी से छतों पर दौड़ लगाता, फिर मुनासिब हुआ देखकर उसे फ़ज़ा में उछाल देता। उधर हमीद साहब चरखी संभाले ऐसे खड़े होते जैसे जंगी जहाज़ के पायलट कंट्रोल रूम में मौजूद हों। जोनी पतंग हवा पकड़ती, उनके चेहरे पर फ़ख्र की चमक आती और असल मारका शुरू होता। अगर आसपास कोई पेच लड़ाने वाला मौजूद ना होता तो चंद लम्हों के लिए मुझे भी पतंग उड़ाने का एजाज़ मिल जाता। मैं चरखी पकड़ते ही खुद को मोहल्ले का सुल्तान बसंत समझने लगता, लेकिन हमीद साहब हर 10 सेकंड बाद हिदायत देते रहते, डोर को ढील दे, ओए खींच, इतनी नहीं, पतंग नीचे जा रही है। यूं महसूस होता था जैसे मैं पतंग नहीं बल्कि जहाज़ लैंड करा रहा हूं। अगर गलती से किसी की पतंग काट लेते तो हमारी खुशी का आलम यह होता जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बोकाटा की आवाज़ पूरे महल्ले में गूंजती। बचपन की मासूम खुशियों का एक खूबसूरत ज़माना था। चंद सुक्कों की डोर, मामूली सी पतंग और दोस्तों का साथ। ना मुकाबले में नफ़रत थी, ना हसद, सिर्फ हंसी, शोर, दोस्ती और आसमान को छूने की ख्वाहिश थी। हमीद साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत पेच लड़ाने में महारत थी। वो पेच ऐसे लड़ाते थे जैसे शतरंज का आलमी खिलाड़ी चाल चल रहा हो। हमारी गली के तमाम घरों की छतें आपस में मिली हुई थीं, इसलिए पतंगबाजी छतों का मैराथन था। हम गली के शुरू में तारिक चौहान वापड़ा वाले की छत से पतंग उड़ाना शुरू करते। जो ही कोई ज़बरदस्त पीच फंसता, हम आहिस्ता आहिस्ता अगली छत पर मुंतकिल हो जाते, फिर अगली, फिर उससे अगली, यहाँ तक कि पता ही ना चलता और हम पूरी गली उबूर करके आखिरी घर की छत तक पहुँच जाते। ये मंजर बड़ा तारीखी होता था। एक हाथ में चरखी, दूसरे हाथ से शलवार संभालते छतों पर दौड़ते हुए हम खुद को एक्शन फिल्म के हीरो समझते थे। डोर कम पड़ने लगती तो फिर आखिरी मरहला शुरू होता, खींचातानी। इस लम्हे महारत कम और बाजुओं की ताकत ज़्यादा काम आती थी। दोनों तरफ के पतंगबाजों के लिए जगह प्लासी का मरहला होता था। हमीद साहब के चेहरे के तासुरात उस वक्त देखने वाले होते। आंखें सकड़ी हुई, दांत भेंचे हुए और आवाज़ मुसलसल, बस हो गया, ओए खींच। एक मर्तबा ऐसा तारीखी पेच फंसा।
जो ख़त्म होने का नाम ही न ले। पहले हम एक छत से दूसरी पर गए, फिर तीसरी, फिर चौथी। आखिरकार पूरे महल्ले की छतें अबूर कर गए, लेकिन पेच बरकरार। पतंगबाज बादशाह अपनी सल्तनत बचाने पर तुले थे। किसी ने नीचे से आवाज लगाई, पुत्रो, रोटी खा लो पहले। मगर उस वक्त ना भूख याद थी ना प्यास। हमीद साहब के चेहरे पर ऐसा जोश था जैसे कौम की इज्जत उन्हीं के कंधों पर हो। आखिर वो लम्हा आ गया जब डोर तकरीबन खत्म हो गई। अब आम इंसान तो रुक जाता, मगर हमीद साहब आम इंसान कहाँ थे। अचानक उन्होंने जज्बा जिहाद के हाथों मजबूर होकर आजमूदा हथियार खींचा तानी आजमाने का फैसला किया और बगैर पीछे देखे उल्टी सिमत दौड़ लगा दी। पूरी तवज्जो सिर्फ पेच पर थी। दुनिया, छत, मंडेर, कशिश सकल, सब चीज़ें उनके जहन से गायब थीं। मसला ये था कि हमारे साथ वाले घर की अलामती मंडेर सिर्फ एक ईंट ऊंची थी। पाँव फसला और अगले ही लम्हे वो पूरी शान से कमर के बल नीचे जा गिरे। अब किस्मत का कमाल देखिए, नीचे सहन में हमारी हमसाई बाजी पुलाव बनाने के लिए बड़े पतीले में प्याज का मसाला भूनने के लिए पूरे उन्हमाक से बड़ा चमचा हिला रही थी कि अचानक आसमान से हमीद बम नाजिल हो गया। साहिब कमर के बल पतीले के ऐन वस्त में जा गिरे। धमाका हुआ और पतीला टेढ़ा मीढ़ा हो गया। मिट्टी का चूल्हा टूटकर बिखर गया। बाजी की चीख निकली, हाय अल्लाह! हमीद साहब चंद सेकंड हैरान पतीले पर लेटे रहे, जैसे खुद सोच रहे हों कि आखिर वो पतंग बाजी से पुलाव के पतीले तक कैसे पहुंच गए। हाय ने मैं मर गई का शोर सुनकर हमीद साहब के चेहरे का रंग उड़ा और हकीकत याद आई। वो फौरन पतीले से उठे, कपड़ों से मसाला झाड़े बगैर इधर उधर देखा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मैं ऊपर छत से ये लाइव मंजर देख रहा और हंसी के मारे मेरा बुरा हाल था, जबकि बिचारी बाजी टूटे चूल्हे और टेढ़े पतीले को देखकर आधी गुस्से में थी और आधी हैरत में। बाद में कई दिन तक पूरे मोहल्ले में चर्चा रहा कि पतंगबाजी अपनी जगह, मगर हमीद ने पहली बार पुलाव में लैंडिंग की है। महल्ले वाले हमीद साहब को देखते तो मुस्कुराकर पूछते, डॉक्टर साहब आजकल पुलाव कैसा चल रहा है? हमीद साहब बड़ी संजीदगी से बात टाल जाते, जैसे ये कौमी राज हो। वक्त गुजरता गया। अगले साल बसंत नुमा मौसम आया तो हम दोबारा छतों पर मौजूद थे। पेच लड़ाने की मेरी बारी थी। इत्तफाक से एक मर्तबा फिर जबरदस्त पेच फंसा। दौड़ तेजी से कम होने लगी और हस्बे पुरानी रिवायत पतंग के साथ साथ छतों पर सफर शुरू हो गए। एक छत, दूसरी छत, तीसरी छत, और फिर अचानक मैं चूक गया। हम पुलाव सानेहा वाले मकाम पर पहुंच चुके थे। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी। मैंने एहतियातन हमीद साहब की तरफ देखा। डोर तकरीबन खत्म हो चुकी थी। आखिरी मरहला आ चुका था, यानी हाथ फेरना। अचानक हमीद साहब ने जोश में आकर मेरे हाथ से डोर पकड़ ली और बोले, हुट, ए हुन मैनू दे। पूरी ताकत से डोर खींचते खींचते हस्बे आदत उल्टे पांव पीछे की जानिब चलने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे पीछे वाली एक ईंट की मंडीर साफ दिखाई दे रही थी, मगर हमीद साहब उस वक्त दुनिया व माफिया से बेखबर थे। अगले ही लम्हे धड़ाम एक खौफनाक आवाज गूंजी। मैंने नीचे झांका। हमीद साहब एक मर्तबा फिर उसी हमसाई बाजी के सहन में, उसी अंदाज में, उसी शान से पुलाव वाले पतीले के ऐन ऊपर गिरे हुए थे। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार बाजी चीख निकलते ही फौरन बोली, हाय अल्लाह! फिर वही मुंडा। मैं ऊपर छत पर खड़ा हंसी से दोहरा हुआ जा रहा था, जबकि नीचे बाजी चीख रही थी और हमीद साहब फरार का रास्ता तलाश कर रहे थे। राह फरार आसान थी, मगर असल मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका कि दुनिया में हजारों जगहें मौजूद होने के बावजूद हमीद साहब हमेशा पुलाव वाले पतीले में ही क्यों गिरते थे।